वंशानुगत तत्व। वंश परंपराओं के आधार पर माता पिता के विभिन्न शारीरिक व मानसिक गुण दोष संतान को स्थानांतरित होते हैं। वंश के तौर पर मोटापा, मधुमेह, दमा, गठिया, संधिवात, हृदय रोग आदि व्याधियां माता पिता से संतान को जीन्स के द्वारा पहुंच जाती हैं, जिससे संतान का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी प्रकार विभिन्न मानसिक दोष जैसे हिंसा, चोरी, काम, लोभ, लुप्तता इत्यादि का अवगुण माता पिता से संतान को स्थानांतरित होते हैं तथा संतान के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्रशासनिक तत्व। प्रशासनिक सुविधाएं मिलने पर अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण होता है तथा प्रशासनिक असुविधाओं से विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि प्रशासन विवाह शादी के लिए सामुदायिक केंद्र, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रैच आदि का निर्माण, पार्कों का निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, उचित यातायात व्यवस्था, उचित राशन की दुकान, उचित सड़कों का निर्माण, मोहल्ले से गंदगी उठाने का समुचित व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध होती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सुविधाओं की अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक तत्व भी मनुष्य का निर्धारण करने में अपना योगदान करता है। जनसंख्या का तत्व। जनसंख्या रूपी तत्व भी स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। उदाहरण के लिए अधिक जनसंख्या के कारण रेल व बस की यात्रा करते समय बैठने के स्थान पर खड़े होकर जाना पड़ सकता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होकर थकान, कटी वेदना इत्यादि रोग हो सकता है। अधिक जनसंख्या के कारण पदार्थों की अधिक आवश्यकता होगी, इनकी कमी से महंगाई बढ़ेगी। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से रहन सहन संसाधनों के अभाव में व खान पान रूपी पदार्थों की कमी से मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अब स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य का विज्ञान क्या है? स्वस्थ, हमारे आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त विज्ञान का बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और उनके उसमें जो वर्णन किया उसके आयुर्वेद के मुख्य रूप से दो प्रमुख उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य, व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण व संवर्धन करना, और दूसरा है रोगी के रोग प्रबंधन में स्वस्थ व्रत विज्ञान के नियमों द्वारा रोगोपचार में शीघ्र अतिशीघ्र लाभ प्रदान करना। अब हम जानेंगे कि संपूर्ण या सर्वांगीण स्वास्थ्य क्या है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? शब्दकोश में स्वास्थ्य को बीमारी से मुक्ति, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वाली अवस्था या उस अवस्था जैसी व्याख्या की गई है जिसमें शरीर व मन अपने कार्य निर्विघ्न रूप से करते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य वह अवस्था है जो कि मनुष्य को अपना जीवन हर तरह भरपूर ढंग से जीने के योग्य बनाती है। स्वस्थ वह शारीरिक योग्यता है जो शरीर को लगातार बदलते हालतों के अनुसार ढालने के योग्य बनाती है और जिसका उपयोग शरीर को ताकत देने, अधिक सक्रिय बनाने एवं इसमें थकावट का मुकाबला करने की क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य शब्द का निर्माण स्वस्थ संज्ञा रूपी शब्द से हुआ है। स्वस्थ शब्द दो शब्दों स्व जमा थ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शरीर का अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्थित होना। जब हमारे शरीर के विभिन्न अवयव अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्थित होकर शरीर की क्रियाएं यंत्रवत समन्वय रूप से चलाते हैं तब हम स्वस्थ होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से स्वस्थ शब्द या स्था धातु से बना है, अर्थात स्व स्था जमा क प्रत्यय लगाकर स्वस्थ शब्द बनता है। स्वमिन तिष्ठति या स्वस्थता प्रकृतो तिष्ठति, अर्थात जो अपने में स्थित हो या जो प्राकृतिक अवस्था में स्थित हो वही स्वस्थ है। जिसे काम करने में किसी प्रकार की पीड़ा न हो, श्रम जो न
जिसे न उकताए, मन में काम करने के प्रति उत्साह बना रहे, मन प्रसन्न रहे और मुख पर आशा की झलक हो, इन सब गुणों से युक्त पुरुष ही स्वस्थ कहलाता है। स्वास्थ्य से अभिप्राय है शरीर व मन की निरोगता। यह वह स्थिति है जिससे शरीर व मन के कार्य पूर्ण व प्रभावी ढंग से पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार स्वास्थ्य वह मानसिक व शारीरिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों से के माध्यम से अपने पर्यावरण में अच्छी तरीके से ढलकर अच्छा काम कर सकता है। वोल्टमर व एसिंगलर स्वास्थ्य के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने बौद्धिक, भावनात्मक व शारीरिक स्रोतों से नित्य जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीने के लिए उत्तम तरीके बरतता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ में कहा गया है कि स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो प्राणी की समुची शक्तियों को के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। ओबर्टिफियर के अनुसार यह जिंदगी की गुणवत्ता है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने और बढ़िया काम करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। J.F. विलियम्स के अनुसार, इस प्रकार बहुत सारी डेफिनेशंस कई लोगों ने दी है, परंतु सब में से जो प्रमुख डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO ने परिभाषा दी है, वो इस प्रकार है। Health is defined as a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and not merely the absence of any disease or infirmity। अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो उसी को स्वस्थ कह सकते हैं। केवल रोगों का अनुपस्थित होना ही स्वास्थ्य नहीं है, व्यक्ति उपयुक्त रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। अब हम बात करेंगे योग की, और योग किस प्रकार हमारे सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। इस बात को कहने से पहले, योग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि हम अभी तक हमने जो स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जो अवधारणा ली है, उसमें हमने देखा कि योग अपना स्वास्थ्य जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, और एक पूर्ण स्वास्थ्य व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, स्वास्थ्य का क्या महत्व है, स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है। इन बातों की चर्चा के बाद हम अब देखेंगे कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग किस प्रकार सहायक हो सकता है। इस भाग में हम देखेंगे कि वास्तव में योग क्या है। योग हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन काल से चली आ रही एक परंपरा, एक विधा है, जिसको वेदों में, उपनिषदों में और भी प्राचीन काल से उसको देखा जा सकता है। उसको व्यवस्थित रूप से बनाने का काम, योग सूत्र के रूप में लाने का काम महर्षि पतंजलि जी ने आज से लगभग 2200 वर्ष पहले, अर्थात ईसा पूर्व 200 वर्ष पहले लगभग उन्होंने ये योग सूत्र की रचना की थी। और सबसे पहले सूत्र में ही उन्होंने ये कहा है कि अथ योग अनुशासनम, अर्थात योग जो शास्त्र हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है, उस व्यवस्थित, उस अनुशासित योग को प्रारंभ अब हम करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि योग एक अनुशासन सिखाता है, योग एक अनुशासन वाली विधा है और योग में अनुशासन आवश्यक है। योग सूत्र में के लिए महर्षि पतंजलि को जो कहा गया है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम परवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि दान तस्मी। अर्थात महर्षि पतंजलि, जिसने मनुष्य के चित्त की शुद्धि के लिए योग सूत्र और वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण
शास्त्र तथा शरीर शुद्धि के लिए आयुर्वेद आदि 3 महाग्रंथों की रचना की। ऐसे मुनि प्रवर महर्षि पतंजलि को हमारा प्रणाम है, इसको प्रणाम करते हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में मुख्य रूप से 4 पाद कहे गए हैं, 4 अध्याय कहे गए हैं। समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र हैं। इन सूत्रों में योग की परिभाषा, उद्देश्य, वृत्तियां, वृत्ति निरोध के उपाय, योग मार्ग की बाधाएं, सबीज एवं निर्बीज समाधि का वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय साधन पाद कहलाता है। इसके अंतर्गत 55 सूत्र आते हैं, जिसमें क्लेश निवृत्ति, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। और तीसरा है विभूति पाद। इसके अंतर्गत 55 सूत्र आते हैं। इसमें अष्टांग योग के धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, समाधि, परिणामों का वर्णन किया गया है। और चौथा जो अंतिम पाद है वो है कैवल्य पाद। इसके अंतर्गत 34 सूत्र आते हैं, जिसमें सिद्धि प्राप्त करने के साधन, व्यक्तित्व का कारण, व्यष्टि और समष्टि, कर्म, सिद्धांत, कैवल्य मार्ग एवं कैवल्य अवस्था का वर्णन मिलता है। इस प्रकार ये जो 100 योग सूत्र नामक ग्रंथ है, ये काफी प्रचलित है। और आजकल किसी ना किसी, जब भी योग की एप्लीकेशन किसी ना किसी क्षेत्र में की जाती है, तो योग के बताए हुए सिद्धांतों का जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, इसका उपयोग जरूर होता है, इसका वर्णन जरूर किया जाता है, इसको रेफर जरूर किया जाता है। अब हम जानेंगे कि योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। योग का अर्थ जानने से पहले योग का उद्देश्य क्या है। योग में प्रतिपादित सिद्धांत जो बताए गए हैं, वो देश, समाज, काल तथा समय की सीमा से रहित होने के कारण सार्वदेशिक, सार्वजातिक, सार्वकालिक तथा सार्वसामयिक होने से सर्वत्र उपयोगी हैं। आध्यात्मिक साधना, पहला इसका जो उद्देश्य है, हमारे जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, वो है आध्यात्मिक साधना, जो कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो थे, वो मोक्ष, कैवल्य, समाधि आदि प्राप्ति के लिए वो साधना किया करते थे। और दूसरा आजकल जो हम देखते हैं उद्देश्य, वो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने का ये एक आजकल कॉमन मैन के लिए उद्देश्य बन गया है। और तीसरा इसमें आता है रोगों की चिकित्सा हेतु। यदि किसी कारणवश, किन्हीं कारणों से कई रोग शरीर में दिखते हैं, मन में दिखते हैं, उनकी चिकित्सा के लिए, उन रोगों की चिकित्सा के लिए योग का उपयोग किया जाता है। ये भी एक उद्देश्य आजकल बन गया। अधिकतर लोग इसको रोगी लोग, जो परेशान लोग हैं, जो रोगों से ग्रसित हैं, वो इसको अपना रहे हैं। तो योग का एक उद्देश्य ये कहा जा सकता है। और इसमें अगला उद्देश्य यह आता है कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे कि योग एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, प्रमोटिव एस्पेक्ट है। यहाँ पर प्रमोटिव एस्पेक्ट को यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक तथा मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आजकल योग का प्रयोग किया जाता है, योग का अभ्यास किया जाता है। और इसके बाद मनोकायिक रोगों के, जैसे मैंने बताया कि रोगों की चिकित्सा में आजकल जो हमारे समाज में अधिक रोग देखे जाते हैं, वो मनोकायिक रोग होते हैं, जिनकी जो रूट है, जिनका जो मुख्य कारण है, वो मन होता है, चित्त होता है। और उन कारणों को के कारण ही शरीर में वो दिखाई देते हैं, उनके लक्षण दिखाई देते हैं। और जब तक उन रोगों को रूट से नहीं समाप्त किया जा सकता, वो बार बार शरीर में आते रहेंगे। और हमारे योग में जो जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध आदि जितने भी अभ्यास हैं, वो सारे चित्त से संबंधित हैं, मन से संबंधित हैं। इसलिए हम उन अभ्यासों को कभी कभी मनोकायिक जो अभ्यास है उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो मन को पहले प्रभावित करते हैं, मन को पहले ठीक करते हैं, फिर शरीर में जो लक्षण दिखते हैं उससे संबंधित रोग फिर वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगते हैं। और एक और आजकल जो हम ये कह सकते हैं कि
उद्देश्य योग का जो है वो शिक्षा में विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भी योग का आजकल काफी उपयोग होने लगा है, क्योंकि स्कूल में कॉलेजेस में योग को कई देशों ने तो इसको कंपलसरी एक स्कूल लेवल पर किसी स्तर पर इसको किया गया है, लेकिन भारत सरकार भी इसमें इस दिशा में कार्यरत है और आशा है कि नई शिक्षा नीति में योग को एक अनिवार्यता का एक स्थान जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि योग के जो लाभ हैं वो वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे अनुभव आधारित, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और इनके अभ्यास करने से निश्चित रूप से स्मरण शक्ति बढ़ेगी और विकास, जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो ठीक ढंग से होगा। इसी दृष्टि से स्कूलों में और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में भी इसकी आवश्यकता है और ये एक आजकल उद्देश्य बन गया है। अब हम जानेंगे योग की क्या विशेषताएं हैं या योग संबंधी भ्रांतियां क्या हैं। भ्रांतियों के साथ साथ हम उन योग की विशेषताओं को भी जानेंगे, ताकि हम भ्रांतियों का साथ के साथ निराकरण कर सकें। योग जो है सभी आयु वर्ग के लिए, सभी जाति वर्ग के लिए, निम्न या उच्च वर्ग के लिए, स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए, स्त्री या पुरुष, सभी वर्गों के लिए उपयुक्त है। इसमें जहाँ तक आयु की बात है तो 7 या 8 वर्ष से बच्चा जब समझ आने लगती है बच्चे को, तो तब से वो जीवन पर्यंत कर सकता है योग अभ्यास। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन उसके लिए नहीं है, यदि वो योग के सिद्धांतों का पालन करता है। जाति में भी इसमें कोई पर्टिकुलर जाति के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए या इस तरह से, क्योंकि ये शरीर से, मन से और आत्मा से संबंध रखता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोई भी जाति वाला व्यक्ति इसको अपना सकता है, इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। निम्न या उच्च स्तर में भी इसमें, यह गरीब है, अमीर है, इसमें ये कोई भेदभाव नहीं होता है। जो उच्च स्तर के लोग हैं वो भी अभ्यास कर सकते हैं, निम्न स्तर भी अपने लेवल पर उसको अभ्यास करके इसका लाभ ले सकते हैं। स्वस्थ भी और बीमार लोग भी, स्वस्थ व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, रोगों से बचाव करने के लिए, और अस्वस्थ व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाने के लिए योग को कर सकते हैं, यदि उसको ठीक ढंग से एक योग निर्देशक की सहायता से उसको अभ्यास किया जाए, तो स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है। इसमें स्त्री और पुरुष में भी कोई भेदभाव नहीं होता है। स्त्रियां भी अपने होलिस्टिक हेल्थ को डेवलप करने के लिए अभ्यास कर सकती हैं और पुरुष वर्ग भी इसको अभ्यास कर सकते हैं।